हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल ए3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के उपस्थित हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने ब्लड के बारे में, फिर उसके बाद हार्ट के बारे में, फिर विटामिन्स के बारे में और फिर मानव नेत्र के बारे में हम एमसीक्यू कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे पाचन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। यदि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने लोग लाइव सेशन में हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह मुंह से स्टार्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, मुंह से स्टार्ट होकर के लास्ट 5 चरणों में संपन्न होती है। अगर 5 चरणों की बात की जाए तो पहला चरण कहलाता है अंतःकरण। जी हाँ दोस्तों, अंतःकरण यानी कि जब हम भोजन को अपने मुंह में डालते हैं और डालने के बाद चबाते हैं तो उस प्रक्रिया को अंतःकरण, अंतः से याद रखिए अंदर करते हैं भोजन को मुंह के, वह अंतःकरण कहलाती है। दूसरी प्रक्रिया जो होती है वह पाचन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। तीसरी प्रक्रिया अवशोषण। जी हाँ दोस्तों, अवशोषण की कहलाती है। देन चौथी जो प्रक्रिया होती है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। और जो पांचवी लास्ट प्रक्रिया होती है उसे हम मलत्याग यानी कि एक्सक्रीशन या डिफेक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखेंगे। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन में आ ही चुके हैं, तो जल्दी से आप सब इसको एक बार शेयर करके जो भी आपके मित्र या फैमिली वाले तैयारी करने वाले हैं उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी हमारे लाइव चैट में जुड़ सके। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अपने अगली क्लास। तो चलिए अब हम कुछ पहले थोड़ा सा आपको एनिमेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर को। हालांकि इसके जो पाचन वाली क्लास है उसके 5 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप वहाँ से जा करके इस पूरी क्लास को देख सकते हैं। तो 5 वीडियो पाचन का जो पढ़ा दिया जा चुका है उसमें आप अच्छे से अगर देख लोगे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी जिन्होंने वहाँ पे नहीं देखा तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि एनिमेशन के थ्रू कि इस पाचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो चलिए थोड़ा सा हम एनिमेशन के थ्रू इसको देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो देखिए आपके सामने ये एक इमेज शो हो रही है और इसमें आप देखेंगे ये जो ब्लैक कलर का, जी हाँ दोस्तों, इसको आप मान लीजिए हमारा फूड है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा फूड है, ये फूड है। और फूड को अब हम क्या करेंगे, फूड जो हमारा होगा उसको हम देखते हैं कि हमारा फूड आगे कैसे चलता है। तो फूड आगे जब चलता है तो यह मुंह से होते हुए आप देखोगे हमारे आमाशय में आएगा, फिर छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से होते हुए क्या होगा, यह बाहर निकल जाता है। तो अब आगे हम आगे की स्टेप इसको देखते हैं, ये फूड कैसे चलता है। तो देखिए ये फूड जा रहा है और जा करके ये हमारे ग्रॉस नली में, और ग्रॉस नली के बाद ये अमाशय में, अमाशय से होता हुआ छोटी आंत में, और छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से होते हुआ यह ऐसे जा करके बाहर निकल जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को मुंह से चबाते हैं और अच्छी तरीके से हमारे जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो आप देखे होंगे इंसीजर, कैनिन, मोलर और प्रीमोलर। जी हाँ दोस्तों, प्रीमोलर। तो उनके मदद से हम भोजन को अच्छी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तोड़ के। और ये देखिए वहीं पे हमारे भोजन में आकर के लार मिक्स होती है। जी हाँ दोस्तों, लार मिक्स होती चलती है। ये देख रहे हो आप भोजन में ये लार साइड साइड से आकर के मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, और हमारे शरीर में ये हमारे मुंह में 3 लार ग्रंथियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वह टंग जो होती है हमारी, वह मस्कुलर आर्गन के जैसे कार्य करती है। और इसमें छोटी छोटी जो टेस्ट बड्स होती हैं, जी हाँ दोस्तों, स्वाद नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा हमें स्वाद प्राप्त होता है। फिर भोजन को अच्छे तरीके से मिला करके जो लार युक्त भोजन होता है, जी हाँ दोस्तों, उसे हम बोलस कहते हैं। अब बोलस क्या होता है, अच्छे से जब हमारे मुंह में लार मिल करके तैयार हो जाती है, और बताओ इसमें टायलिन और लाइपेज होता है। तो अब भोजन आगे हमारा ईसोफेगस यानी कि ग्रॉस नलिका के थ्रू देखिए ऐसे अंदर जा रहा है। और आप देख रहे होंगे ये जो पार्ट है, जी हाँ दोस्तों, इसे एपिग्लोटिस का ढक्कन, ये एपिग्लोटिस का ढक्कन है। यह जैसे ही भोजन यहाँ पे आता है तो वह कवर कर लेता है, और इसे ट्रॉफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे श्वास नलिका में नहीं जाने देता है। तो आगे यह भोजन बढ़ता हुआ देखिए आप हमारी ग्रॉस नलिका से होते हुए आता है पेट में, यानी कि हमारे स्टमक। तो हमारे स्टमक में आ चुका है।
अब स्टमक में देखिए क्या होता है। तो स्टमक में आप देख रहे हो कि जैसे भोजन आता है तो इसमें से स्टमक में जठर रस निकलता है। जी हाँ दोस्तों, जठर रस निकलता है और जठर रस के साथ साथ इसमें HCl, जी हाँ दोस्तों, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और रेनिन निकलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है और जो रेनिन होता है वह कैसिन का। मैं आपको बता दूं, 8 वर्ष तक के कम बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। लेकिन जब 8 वर्ष तक ही रेनिन बनता है और जब 8 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हो जाता है तब दूध का पाचन भी आप देखोगे कि पेप्सिन के द्वारा ही होता है। 8 वर्ष तक ही रेनिन सिक्रीट होता है। अब उसके बाद जो भी हमारा भोजन होता है यह आगे आप देखोगे कि हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है अमाशय के बाद। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यह, इसे हम छोटी आंत कहते हैं, लेकिन यह आकार में बड़ी होती है। यह करीब 6.5 मीटर के आसपास होती है। तो इसका जो डेडुनम वाला भाग होता है देखिए, तो इसमें ये जो हमारा अग्नाशय है और ये लीवर, यहाँ से अलग अलग एंजाइम आकर के डेडुनम वाले पार्ट में मिल रहे हैं। और अब देखिए हमारा लीवर, जी हाँ दोस्तों, लीवर। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो लीवर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा लीवर है। और लीवर में मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लीवर का 2/3 भाग भी किसी को डोनेट कर देते हैं तो वह दोनों व्यक्ति में हो जाता है। तो लीवर। अब आगे देखते हैं पैनक्रियाज। जी हाँ दोस्तों, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज ये देखिए, ये यहाँ पे ये पैनक्रियाज लाइक अ लीफ यानी पत्ती के जैसे आप देख रहे होंगे एक संरचना है। यह हमारा पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय कहलाता है। इसमें से अग्नाशयी रस निकलता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकल करके और जो हमारा लीवर होता है उसमें से पित्त रस आकर के निकल करके ये दोनों रस जो होते हैं छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आकर के मिलते हैं। और फिर आगे भोजन छोटी आंत में चला जाता है। और अब जैसे छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो यहाँ पे इसका पाचन संपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में ही पूरी तरह से समाप्त होती है। प्रारंभ कहाँ से होती है? मुंह से होती है। तो जो हमारा होगा कि ये जैसे आता है तो यहाँ पे छोटी छोटी लाइक फिंगर, जी हाँ दोस्तों, उंगली के शेप के छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? आप बोलोगे जिन्हें विली कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, विली में क्या होता है? जैसे भोजन पचने के बाद विली में आता है तो विली क्या करती है? पचे हुए भोजन को अच्छी तरीके से सोख लेती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी ओर अब्जॉर्ब कर लेती है और सोखने के बाद यह हमारे रक्त में जाकर के मिल जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यह रक्त में जाकर के मिल जाता है और रक्त में जैसे ही मिल जाता है तो हम सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है, साथ में ऊर्जा मिलती है जो ATP के फॉर्म में होती है। तो पाचन की यह प्रक्रिया जा करके पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। और जो भी अनडाइजेस्ट, जी हाँ, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वह जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत से सीकम वाले भाग में जाकर के मिलता है। और बड़ी आंत से होता हुआ यह भोजन, मैं आपको बता दूं, बड़ी आंत जो होती है वह 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। यह 3 पार्ट में बटी हुई होती है। तो यहाँ जा करके बड़ी आंत का जो आप देखोगे रेक्टम वाला भाग है वहां से एनस के द्वारा यह बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह बाहर निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह पाचन की प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। तो चलिए हम आज का सेशन चालू करते हैं जिसमें हम टॉप 65 MCQ देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं। जैसे कि हमने एनिमेशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की और उसके पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे हमारे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ बायोलॉजी का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहाँ पे वीडियोस पड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आप पाचन के वीडियोस देख सकते हैं। 5 पार्ट्स में मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है और यहाँ पे मैंने एनिमेशन के थ्रू थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न किया है। आपको कमेंट में बताना है कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा। तो चलिए, आप एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। अब चलते हैं हम अपने आज की सीरीज पे। तो आज की सीरीज में ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी में, ऑप्शन नंबर बी ग्रसिका या ग्रॉस नाल, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी मुख गुहा में। तो आपको बताना है कि पाचन नहीं होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर
1 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर डाल करके जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। तो जिसको ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसको ऑप्शन नंबर सी है वह एकदम सही है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 2। पाचन तंत्र का सामान्य भाग होता है, जल्दी से बताइए, पाचन तंत्र का सामान्य भाग या क्रॉस पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए अमाशय, ऑप्शन नंबर बी ग्रसिका, ऑप्शन नंबर सी मुख, ऑप्शन नंबर डी ग्रसिका। जल्दी से कमेंट करिए। पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का सामान्य भाग। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र जहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जल्दी से। मैंने बताया भी जहाँ पे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों के समान कॉमन रूप कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम फेरिक्स भी कहते हैं, जिसको हम फेरिक्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अमाशय, ऑप्शन नंबर बी ग्रसिका, ऑप्शन नंबर सी मुख, ऑप्शन नंबर डी ग्रसनी। जल्दी से कमेंट करिए। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रसनी कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सामान्य भाग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों जल्दी से बताइए, जल्दी से। दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिपैटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ओडेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी मायोलॉजी। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। दांत बने होते हैं, हमारे जो दांत हैं वह बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन व सल्फर, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम व आयरन, ऑप्शन नंबर डी बताना है आपको सोडियम व कोबाल्ट। ए बी सी डी प्रश्न नंबर डाल के आपको जल्दी से कमेंट करना है, प्रश्न नंबर डाल करके आपको जल्दी से कमेंट करना है, जल्दी से। थोड़ा सा कमेंट फास्ट किया करिए दोस्तों, बिल्कुल। अगर वीडियो जिसका पीछे चल रहा तो आप एक बार वीडियो को बाहर जा करके एक आप एंट्री ले सकते हो, दोबारा वहीं से प्ले करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से लगाइए कौन सा आंसर होगा। तो जिसको ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, अपने एक नंबर ऐड कर दीजिए, कैल्शियम व फास्फोरस के। हमारे दांत कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बने होते हैं। और मैं बता दूं हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। सामने वाले जो दांत होते हैं जिनसे हम भोजन को कट करते हैं उन दांतों को हम इंसीजर कहते हैं। उसके बाद सामने के जो दांत होते हैं नुकीले वाले, जिनसे हम गन्ने छीलने का कार्य करते हैं या कोई भी तार जैसे वायर ही छीलना है, तो इन दांतों का प्रयोग चीड़ फाड़ का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम कैनिन कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे दांत होते हैं प्रीमोलर, वो और जो लास्ट के दांत होते हैं उनको हम कहते हैं मोलर। तो इस प्रकार हमारे दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्त्रावित होता है? जल्दी से कमेंट करिए। अमाशय से स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है मतलब कि निकलता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी जठर लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशयी लाइपेज। जल्दी से बताइए, जल्दी से प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्त्रावित नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, नहीं शब्द लगा है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 5 डाल करके जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो जिसका आंसर 5वें का डी है वह अपने एक नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेनिन भी अमाशय यानी कि हमारे स्टमक में निकलता है। दूसरा बता दूं पेप्सिन भी निकलता है। और तीसरा बता दूं जठर लाइपेज या जठर रस भी निकलता है। क्या नहीं निकलता है? तो अग्नाशयी
अग्नाशय लाइपेज नहीं निकलता है, यह अग्नाशय से निकलता है। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो रेनिन होता है, जी हाँ दोस्तों, ये रेनिन होता है, यह दूध का पाचन करता है। दूध में जो कैसिन होता है, कैसिन का पाचन करता है, ठीक है ना, रेनिन। और आपको बता दूं जो रेनिन होता है एंजाइम, यह 8 वर्ष तक ही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, 8 वर्ष के बाद यह नहीं निकलता है। और 8 वर्ष के बाद जो वयस्क होता है उसमें रेनिन की जगह जो कार्य रेनिन करता है वह काम पेप्सिन ही करने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको याद रखना, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और जठर रस जो होता है यह पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जठर रस में HCl, पेप्सिन और रेनिन ये तीनों मिले हुए होते हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में, जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन के पाचन बोल रहा है और प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है। पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों, पेप्सिन जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? मुख्य प्रोटीन आपको बताना है, दूध में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर बी केसीन, ऑप्शन नंबर सी जठर लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी एक्टिन व मायोसिन। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। तो जल्दी से आपको बताना है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? जी हाँ दोस्तों, आहार नाल के किस भाग से होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा, ऑप्शन नंबर बी ग्रसनी, ऑप्शन नंबर सी ग्रसिका, ऑप्शन नंबर डी अमाशय। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। HCl का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? मैं आपको बता दी, जो हमारी आहार नाल होती है दोस्तों, आहार नाल हमारे मुंह से शुरू होती है। हाँ, आपको बता दूं, मुंह से शुरू होती है और पूरी आहार नाल जो होती है उसकी लंबाई करीब करीब 9 मीटर की होती है। ये हमारे मुख से लेकर के गुदा द्वार तक होती है। जी हाँ दोस्तों, मुंह से लेकर के आहार नाल की लंबाई गुदा तक होती है। और इसकी अगर बात की जाए तो यह मीटर में अगर बात की जाए तो 9 मीटर, वहीं अगर फीट की बात की जाए तो 33 फीट होती है। ये आपको याद रखना, कई बार प्रश्न पेपर में यह आ चुका है। तो यहाँ पे पूछा है कि आहार नाल के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, ये सारे आहार नाल का ही भाग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है HCl। तो जिसका आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर डी वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, अमाशय यानी कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें HCl निकलता है, ठीक है ना, जो कि भोजन में आए हुए बाहर के फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है और भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर दे रहा आपके सामने 9, ग्रास नली यानी कि जिसे हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं से भोजन सर्वप्रथम अमाशय में किस भाग से पहुंचता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो हमारी ग्रास नली होती है उससे भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? जी हाँ दोस्तों, अमाशय हमारा जो होता है उसके किस भाग में पहुंचता है, ये बताया पूछा गया है प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत IMP प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्डियक भाग, ऑप्शन नंबर बी फंडिक भाग, ऑप्शन नंबर सी पाइलोरिक, ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी में। जल्दी से बताइए आपको अमाशय के किस भाग में पहुंचता है भोजन सर्वप्रथम? तो जिसका आंसर ए है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, जब भोजन आहार नाल से होकर के हमारे स्टमक यानी कि अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय के किस भाग में? तो सबसे पहले जो उसका कार्डियक भाग होता है वहाँ पे यह पहुंचता है। आपको बताया होगा
कि यहाँ पे जो एक घाटी का ढक्कन भी लगा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, जठर रस यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक्यूस होता है का स्त्रवण होता है, जठर रस का स्त्रवण कहाँ से होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मुख, ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा, ऑप्शन नंबर सी ग्रसनी, ऑप्शन नंबर डी अमाशय। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत ही सरल प्रश्न है, कई बार पूछा गया है जठर रस। तो जठर रस जल्दी से कमेंट करिए, जठर रस कहाँ से स्त्रवित होता है या कहाँ से निकलता है। तो ये करीब करीब सभी का सही है, अमाशय यानी कि हमारे स्टमक से। जठर रस हमारे स्टमक यानी कि अमाशय से निकलता है, ये आपको याद रखना है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्टार कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, दांतों में रोग पूछा है, कौन सा होता है फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए ग्लॉसाइटिस रोग, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी लीवर सिरोसिस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 थोड़ा सा टफ प्रश्न हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इसका सही आंसर जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह एक नंबर ऐड कर दीजिए अपने। जी हाँ दोस्तों, 11 का बी, दांतों में जब हमारे पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो दांतों में एक बीमारी हो जाती है जिसे हम फ्लोरोसिस बीमारी के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया। आप इसको स्टार, जितने स्टार हैं आप लगा सकते हो, कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दांतों का सूत्र पूछा है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1202 कॉमा 1202, दूसरा 2123 2123, ऑप्शन नंबर सी 0223 0223, ऑप्शन नंबर डी 1023 1023। ये बताया हुआ प्रश्न दोस्तों मैंने बताया है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी से। तो जिसने मेरी क्लास देखी है वह, जितने भी मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, आप सभी 90 प्लस, जी हाँ दोस्तों 90% क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो। और जिसने थोड़ा सा पढ़ा है, उनको सीरियस वे पे पढ़ा है, जितनी क्लास में बायो की पढ़ाया हूँ, वह 99% क्वेश्चन एकदम से सही कर रहा है। तो इसलिए कहता हूँ आपको जितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं बायो के, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगे फिर जल्द ही बायो की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो प्रश्न नंबर 12 का जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है वह अपना एक नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे दांतों का जो फार्मूला होता है वह होता है 2123 2123। वहीं अगर बात करते हैं कि जो हमारे दूध के दांत होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो दूध के दांत होते हैं उनका फार्मूला होता है, उनका फार्मूला 2102 होता है। जी हाँ दोस्तों, 2102 होता है दूध के दांतों का। लेकिन जो नॉर्मल होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है। अब कैसे आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये फार्मूला कैसा है। तो मैं बता दूं, जो आपके दांत होते हैं, दांत के जो सामने वाले जो आपके दांत ये होता है, एक आप देखोगे आपके दांत जो ऊपर वाला होता है जबड़ा और जो नीचे वाला जबड़ा होता है। तो आपको बता दूं कि ऊपर वाले में 16 दांत होते हैं और नीचे वाले में 16 दांत होते हैं। ये जो हो गए और ये वाले, तो ऊपर वाले में भी 16 और नीचे वाले में। तो इन दांतों को हम क्या करते हैं, इस जबड़े को हम ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे करके इसको 4 भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 4 पार्ट हो गए दोस्तों, ये 4 पार्ट हो गए, देख रहे होंगे। ये अपने जबड़े को हम ऐसे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे 4 भाग डिवाइड कर लिए। अब डिवाइड करने के बाद देखिए फार्मूला कैसे बनता है। तो आप देखोगे कि जो हमारे दांत होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। जी हाँ दोस्तों, इंसीजर होते हैं। तो आप देखोगे ऊपर 4 होते हैं, तो 2 लाइन के इधर आ जाएंगे 2 और इधर आ जाएंगे 2। तो पहला फार्मूला हो गया 2, और यहाँ भी 2 आ जाते हैं और यहाँ भी 2। मतलब ऊपर के 4 जो होते हैं इंसीजर और नीचे के सामने वाले होते हैं जिनसे आप रोटी को कट करते हो। तो 20 से इनको 2-2 भागों में बांट दिया। तो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो इधर से 2 आ गया। उसके बाद आप देखोगे जो आपके गन्ना छीलने वाले नुकीले वाले दांत होते हैं, ठीक है ना, ये जिनको हम कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा पिशाच जो होते हैं, पिशाचों के जो दांत नुकीले दिखते हैं, तो इधर एक होता है, इधर एक होता है, नीचे एक होता है, नीचे एक, टोटल 4 होते हैं। तो आप देखोगे एक यहाँ पे होता है इसलिए एक आ गया। उसके बाद
उसके बाद देखोगे कि आपके जो प्री मोलर होते हैं, जो दाढ़ के पहले वाले और इसके जस्ट बगल वाले, तो यहाँ पे भी 2 होते हैं और यहाँ पे भी 2 होते हैं। तो ये हो गया 2 1 2 3। और लास्ट वाले जो आपकी अक्ल दाढ़ होती है, तो इधर भी 3 होते हैं, इधर भी 3। तो आप देखोगे तो काउंट करिए, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6। जी हाँ दोस्तों, 6। ये हो जाएंगे आपके 2 1 2 1 3 3 2 5, ठीक है ना, 5 3 8, टोटल 8। एक पार्ट में 8 हो गए, बिल्कुल एक पार्ट में 8 हो गए। तो आप देखोगे यहाँ पे 8 हो गए और इधर भी 8 हो गए, यहाँ पे भी 8 हो गए और यहाँ पे भी 8 हो गए। तो टोटल दांत कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर टोटल 8, यहाँ 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौको 32। तो आप इनको काउंट करिए, ये आपका फार्मूला सही है। इनको आप देख भी सकते हो, क्या जोड़ने पे 8 आ रहा है, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 2 2 4 3 7, तो यहाँ पे 7 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6, तो ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पे 2 1 3 2 5, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, बस 8 यहीं भी बन रहा है। तो देखिए 2 1 3 2 5 3 8, तो 8 यहाँ से ऐसे भी आप कर सकते हो 8। तो 8 8 के 4 पार्ट, ठीक है ना। आप चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए केराटिन, ऑप्शन नंबर बी एनेमल, ऑप्शन नंबर सी डेंटाइन, ऑप्शन नंबर डी पल्प गुहा। पल्प गुहा या मज्जा गुहा, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। जी हाँ, करीब करीब सभी का सही हो रहा है, सभी का सही आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनेमल, हमारे दांतों का इनेमल, हमारे दांतों का इनेमल सबसे कठोर भाग होता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 14, ये आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 14। भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लोटस, ऑप्शन नंबर बी एपिग्लोटस, ऑप्शन नंबर सी गलट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, ग्रास नली किस भाग से होते हुए पहुंचता है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। तो जिसको ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, जल्दी से, किस भाग से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है? ग्रास नली के किस भाग से होता हुआ? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है गलट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गलट। गलट से होता हुआ भोजन पहुंचता है कहाँ? अमाशय पे, अमाशय पे पहुंचता है। मैं कुछ हिंदी डायरेक्टली, आप देख रहे हो पेपर में आपके इसी तरह डायरेक्टली हिंदी शब्द आते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली लेकर के आया हूँ। एकदम एग्जाम क्या हुए पूरे प्रश्न है, मैं वहीं से उठाया हूँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यह है, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए गलट, ऑप्शन नंबर बी ग्लोटस, ऑप्शन नंबर सी एपीग्लोटस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही, जिसको ऑप्शन नंबर सी एपीग्लोटस। जी हाँ दोस्तों, एपीग्लोटस से होता हुआ जो भोजन है, एपीग्लोटस को ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि यह ट्रैफिक पुलिस की जैसे कार्य करता है। जब भोजन आता है तो हमारे जो श्वास नली है, तो श्वास नली में जाने से रोकता है, और जैसे भोजन हम गटक लेते हैं फिर ओपन हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे भोजन कर लेते हैं तो फिर यह श्वास नली और ग्रॉस नली के बीच में खड़ा हुआ होता है, ट्रैफिक पुलिस के जैसे कार्य करता है, जो श्वास नली में भोजन जाने से रोकता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी बना करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से कोशिका में भी है एक ट्रैफिक पुलिस वाला, तो उसमें गॉल्जी का है। जी हाँ दोस्तों, कोशिकांग में पूछता है कौन सा कोशिकांग ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे वहाँ पे आपका होता है गॉल्जी बॉडी। जी हाँ दोस्तों, गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी काय होता है, जिसे कोशिका की माँ भी कहते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं, एपिग्लोटस और आपको गॉल्जी बॉडी दोनों दे दे, अगर दोनों दे देगा तो ऑप्शन में से दोनों लिखा जाएगा, क्योंकि गॉल्जी बॉडी को और एपिग्लोटस दोनों को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके सामने, दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है, दांत का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए इनेमल से, ऑप्शन नंबर बी डेंटाइन से, ऑप्शन नंबर सी पल्प गुहा से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से।
तो दांतों का सर्वाधिक भाग जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह सही है, अपने 1 नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर अपने ऐड कर सकते हैं। दांत का सर्वाधिक भाग डेंटाइन से बना होता है, डेंटाइन से बना होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 17, इनेमल बना होता है। जी हाँ दोस्तों, इनेमल जो कि स्ट्रांग भाग होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है दांतों का, वह बना होता है। किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है NaCl, ऑप्शन नंबर बी NaHC, ऑप्शन नंबर सी HCl, ऑप्शन नंबर डी Ca3। ठीक है ना, फिर ये कोष्टक में PO4 जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इनेमल किसका बना होता है? जल्दी से बताना है आपको। सबसे कठोर पार्ट हमारे बॉडी का होता है, सबसे कठोर भाग हमारी बॉडी का होता है, आपको बताना है जल्दी से इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका बना होता है, जल्दी से। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिसका है वह बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपके सामने। मनुष्य के दांत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेटेरोडोंट, ऑप्शन नंबर बी थिकोडोंट, ऑप्शन नंबर सी डाइफायोडोंट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे दांत होते हैं वह सभी उपरोक्त सभी, जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी होते हैं। क्योंकि थिकोडोंट भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा थिकोडोंट एक बार जो निकलते हैं, तो बहुत दांत ऐसे भी होते हैं जो दो दो बार आते हैं। इसलिए हम दांत, और कुछ नुकीले भी होते हैं, कुछ टूटने के बाद एक बार जो टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं वह उपरोक्त में से सभी होगा, इसका उपरोक्त में से सभी होगा। हेटेरोडोंट भी होते हैं, थिकोडोंट भी होते हैं और डाइफायोडोंट भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 19, दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है? कौन सी प्रोटीन से होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्टिन व मायोसिन, ऑप्शन नंबर बी ओसिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी हिस्टोन। जल्दी से कमेंट करिए, दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है? जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल हाँ दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 19 नंबर, प्रश्न नंबर 19 का सही है ऑप्शन नंबर बी ओसिन। जी हाँ दोस्तों, ओसिन प्रोटीन का बना होता है। और मैं आपको बता दूं, ओसिन प्रोटीन ही हड्डियों के निर्माण में भी सहायक होते हैं, तो आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ असत्य कथन छांटना है, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 20 में बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर सी द्विबारदंती दंतों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर डी कुल कैनाइन यानी कि जो रत्नक दांत होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। आपको असत्य बताना है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे असत्य दिया हुआ है। कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। अस्थायी दांतों की संख्या होती है, क्या होगी? अस्थायी दांतों की संख्या। ठीक है ना, जल्दी से सोचिए सोचिए, असत्य बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या 20, यह ऑप्शन असत्य है। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन असत्य है। क्योंकि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? मैं आपको बता दूं, स्थायी दांतों की संख्या होती है 12। जी हाँ दोस्तों, स्थायी दांतों की संख्या होती है 12, स्थायी दांतों की संख्या होती है, जबकि अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। बिल्कुल दोस्तों, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, मतलब 20 दांत ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, यानी कि हम इन्हें दूध के दांत कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विबार दंतों की संख्या 20 होती है। जी हाँ दोस्तों, द्विबार यानी जो दांत 2 बार आते हैं उनकी भी संख्या 20 होती है। ये दोनों एक ही बात है। अब देखिए आगे, कुल कैनिन दांतों, जी हाँ दोस्तों, जो कैनिन होते हैं मतलब कि जो हमारे नुकीले दांत होते हैं जिनसे हम छीलने का कार्य करते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। मैंने बताया था कि जो हमारे 4 होती है, मतलब एक इस साइड होगी दांत के, एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी। इनकी संख्या रहा आपके सामने। हाथी में कौन सा दांत गज दंत यानी कि टास्क दांत के रूप में बाहर निकला रहता है? आप देखे होंगे कि हाथी का दांत बाहर निकला रहता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है जल्दी से, हाथी में कौन सा दांत गज दंत या
टस्क दांत के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। बाहर निकला रहता है, बाहर निकला रहता है। आप देखोगे हाथी के जो दांत सूंड के बगल से बाहर निकले होते हैं, वह दांत का कौन सा भाग होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ऊपरी जबड़े का कैनाइन, ऑप्शन नंबर बी निचले जबड़े का इंसाइजर, ऑप्शन नंबर सी ऊपरी जबड़े का इंसाइजर। इंसाइजर जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। हाथी के दांत आप तो देखे होंगे ना, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, कहावत भी बनी हुई है। तो आपको बताना है कि कौन से दांत होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं सूंड के बगल से, काफ़ी महंगे बिके जाते हैं और उन्हीं दांतों के कारण हाथियों का शिकार होता है। ठीक है ना, तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, ऊपरी जबड़े का इंसाइजर होता है। ऊपरी जबड़े का इंसाइजर जो हाथी का होता है वह निकला हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपके सामने दोस्तों। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, और कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार पेपर में पूछा गया, आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 1 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी 12 जोड़ी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से दोस्तों। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहले वीडियो में बताया जा चुका है, जब मैंने एनिमेशन के थ्रू बताया है, तो 3 जोड़ी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुख गुहा में यानी कि मुंह में पाई जाती हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 23 यानी कि 23। लार का मान होता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, लार का 2 बार लिख गया है। लार का पीएच मान यहाँ पे पूछा था। जी हाँ दोस्तों, लार का यहाँ पे पीएच मान पूछा था। लार का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, लार का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइए। लार का थोड़ा सा प्रश्न सुधार लीजिए कि लार का पीएच मान। जी हाँ दोस्तों, पीएच मान पूछा है। लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6.8, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 2। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो करीब करीब है, सभी का सही है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 6.8। ठीक है, अब आप बताइए 6.8 मैं बता दूं कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो जो पीएच स्केल होती है, तो आपको बताना चाहूँगा कि पीएच स्केल में यहाँ पे 7 होता है, और 7 के इधर आप देखोगे यहाँ तक, इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यहाँ पे 0। उसी तरह यहाँ पे भी 7 होते हैं, कहाँ तक? 8, 9, 10, 11, 12, 13 से लेकर के कहाँ तक? 14 तक। तो मैं आपको बता दूं जो 7 होता है, 7, ठीक है ना, तो यह उदासीन होता है, यह उदासीन होता है। और 7 से जितना कम इधर होता जाएगा उतना ज़्यादा वस्तुएं अम्लीय होती जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 से जितना 0 के करीब होता जाएगा उतनी अम्लता होती जाएगी। उसी तरह 7 से जितना 14 की ओर जाता जाएगा वह बेसिक यानी कि क्षारीय होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा, और इधर एसिडिक होता जाएगा। तो अगर लार की मान की बात करें तो कैसा है? तो आप बताओगे यह 7 से कम है, मतलब कैसा है? अम्लीय, अम्लीय है। लार कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, अम्लीय है, ठीक है ना, एसिडिक नेचर की होती है हमारी सलाइबा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्रश्न नंबर 24, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी लाइसोजोइम यानी कि इसे लाइसोजोम, लाइसोजोम, ठीक है ना, लाइसोसोम। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आप इसको बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए टैलिन, ऑप्शन नंबर बी लाइसोजोइम, ऑप्शन नंबर बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जिसका आंसर सी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। टाइलिन इसीलिए तो मैंने बताया था कि आपके भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, और मुंह में ही कई सारे जो बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं उनको लाइसोजोइम नष्ट कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 25। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। स्टार्च यानी कि मड
को माल्टोज में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? स्टार्च यानी मंड को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी रेनिन। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाले सही हैं, टाइलिन। टाइलिन आप अपने एक नंबर ऐड कर दीजिए, जिसका ऑप्शन नंबर बी है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 26। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 26। कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? जी हाँ दोस्तों, जीभ के किस भाग से होती है? पहला जीभ का अग्रभाग, ऑप्शन नंबर बी पश्च भाग, ऑप्शन नंबर सी मध्य भाग, ऑप्शन नंबर डी पार्श्व भाग से। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पार्श्व भाग लिखा है यहाँ पे डी में। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ए बी सी। प्रश्न नंबर 26 डाल के जल्दी से कमेंट करिए। तो मैंने बताया भी था कि जीभ में छोटी छोटी स्वाद जो नलिकाएं होती हैं वह पाई जाती हैं, ठीक है ना। टेस्टिंग वर्ड्स पाई जाती है छोटी छोटी जीभ का कुछ ये सेब है। तो जीभ में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वाद का हमें पता चलता है। मैंने पढ़ाया, आप वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह अपने एक नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पश्च भाग से, पश्च भाग से पता चलता है। किस भाग से? पश्च भाग से पता चलता है कड़वे का, ठीक है ना। और मीठे का बात करें तो अग्रभाग से मीठा पता चलता है। वहीं अगर बात की जाए कि जीभ में तीखा और नमकीन, तो मध्य भाग से पता चलता है। अब चलते हैं अगले भाग में, अगले प्रश्न में। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 यानी कि 27। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न और कई बार पेपर में आ चुका है यह प्रश्न। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए केसीन, ऑप्शन नंबर बी ओशीन, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी ग्लोबिन। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह अपना एक नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो एक नंबर ऐड कर लीजिए। केसीन पाया जाता है, दूध में केसीन पाया जाता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 28। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 28। दूध में उपस्थित केसीन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पैरा केसीनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूध में उपस्थित केसीन नामक प्रोटीन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कैल्शियम पैरा केसीनेट में परिवर्तन करने का कार्य कौन से एंजाइम करता है? ऑप्शन नंबर ए लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी रेनिन, ऑप्शन नंबर डी जठर लाइपस। जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। तो कुछ लोग का सी आंसर आ रहा है जल्दी से, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऑप्शन नंबर बी कैसे? हमने तो पढ़ा है कि रेनिन दूध के केसिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक 8 वर्ष तक हम रहते हैं, 8 वर्ष की उम्र से कम जिसकी आयु होती है, वहाँ पे केवल रेनिन निकलता है। और वो रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध में उपस्थित केसिन का पाचन करता है। लेकिन हम लोग जब बड़े होते हैं तो उनमें पेप्सिन ही इसका कार्य करता है, पेप्सिन ही इसका कार्य करता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी होता तो हम दोनों लगाते, ऑप्शन दोनों होता बी और सी दोनों, तो उसको लगाते। लेकिन यहाँ पे चूंकि बात कर रहा है डायरेक्टली, इसलिए हम पेप्सिन, क्योंकि ज़्यादातर पेप्सिन ही आंसर सही मानता है, ठीक है ना, आंसर सही मानता है एग्जामिनर, इसलिए हम मानेंगे। वहीं अगर आता बच्चों में उपस्थित, तो आप यहाँ पे बच्चों शब्द अगर दिया हो तो आप बताते रेनिन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बच्चों शब्द होता तो आप बताते रेनिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 29। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएस में परिवर्तन कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएस में परिवर्तन कौन करता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी रेनिन। जल्दी से कमेंट करिए। तो बहुत इजी प्रश्न है, करीब करीब ये सभी का सही है। ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, अमाशय में पेप्सिन ही प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना, यह आपको याद रखना है।
आप चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 30 यानी कि 30। अमाशय में बसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अमाशय में बसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? जी हाँ दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं कि अमाशय में वसा का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है एक भी, बस शुरुआत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पाचन नहीं होता है लेकिन पाचन की शुरुआत हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। वसा का पाचन अमाशय में नहीं होता है। अमाशय में आप देखोगे, अमाशय में पाचन केवल प्रोटीन का हो रहा था, ठीक है ना, लेकिन वसा का पाचन कहाँ पे होगा? जब अग्नाशयी रस निकल के आएगा, अग्नाशय में अभी नहीं होगा, पेट में नहीं होता किसी भी प्रकार के वसा का पाचन, बस शुरुआत स्टार्ट होता है। तो जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी लाइसोजोइम, ऑप्शन नंबर सी जेठरलाइपेज, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन। जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30। तो मैं आपको बता दूं वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है, तो सही आंसर जिसका सी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जेठरलाइपेज शुरुआत करता है लेकिन होता नहीं है। मैं आपको बता दूं वसा का पाचन, एक भी वसा का पाचन अमाशय में नहीं होता, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 31 ये रहा आपके सामने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण अमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? जल्दी से बताना है आपको। प्रश्न नंबर 31, जो हाइड्रोक्लोरिक निकलता है उसका स्त्रावण अमाशय की स्थित कौन सी कोशिकाओं, जी हाँ, अमाशय की कौन सी कोशिकाओं से होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए म्यूकोस कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर बी मुख्य कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिटिक या पैराइटल कोशिकाओं से। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सिटिक या पैराइटल जो कोशिकाएं होती हैं उनसे HCl निकलता है, HCl निकलता है। अब आप प्रश्न के लेवल से देख चुके होंगे दोस्तों कि कितने अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूं, और ऐसे ही प्रश्न पेपर में बनते हैं। प्रश्न के लेवल आप देख सकते हो, इतने अच्छे लेवल के प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सब क्या करते हैं, 2 4 10 20 प्रश्न इजी करा देते हैं टॉपिक से, और हम सोचने लगते हैं कि हमसे सब बनता है। और पेपर में ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हम कहते हैं पेपर बहुत टफ आया था, हमसे पेपर नहीं बन रहा है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 ये रहा आपके सामने। HCl का कार्य है, जी हाँ दोस्तों, HCl का कार्य पूछा है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 32, तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जीवाणुओं को नष्ट करने का भी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी टाइलिन के प्रभाव को भी निष्क्रिय करता है, और ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय एंजाइम को भी सक्रिय करता है। मतलब कि जो पेप्सिन और रेनिन होता है उनको एक्टिव करने का कार्य भी HCl ही करता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 ये रहा प्रश्न नंबर 33 आपके सामने। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अमाशय में पाचन के बाद, जब अमाशय में पाचन हो जाता है तो भोजन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोलस या निवाला, ऑप्शन नंबर बी काइम, ऑप्शन नंबर सी काइल, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से, जल्दी से। 33 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, जिसको ऑप्शन नंबर बी है वह अपना 1 नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर ऐड कर लीजिए। जब अमाशय में भोजन के पाचन के बाद उसका नाम काइम पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, काइम पड़ता है। जिन्होंने बोलस दिया तो मैं बता दूं, बोलस यानी कि निवाला, जब हम भोजन को मुंह में चबाते हैं और लार मिक्स होती है तो वो भोजन मुंह में जो चबा हुआ भोजन होता है और जिसमें लार मिक्स हो चुकी होती है, जो पेट में अंदर जाने के मतलब अमाशय में जाने के लिए तैयार होता है, उस लार युक्त भोजन को ही बोलस या निवाला कहा जाता है। लेकिन जब पेट में अधपचा खाना होता है, आधा पच चुका होता है, अमाशय में HCl और पेप्सिन रेनिन मिल चुके होते हैं, तो उस भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो काइम और बोलस दोनों को याद रखना है, कई बार ये भी पेपर में आ चुके हैं। तो मतलब जब खाना मुंह में होता है, ठीक है ना, तो आप बताओगे इसे बोलस या निवाला कहा जाता है। लेकिन जब पेट के अंदर चला जाता है, हमारे अमाशय में चला जाता है, तो उसे काइम कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 ये रहा आपके सामने। अमाशय को HCl के
प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, अमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? मैं आपको बता दूं, HCl बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेजाब के जैसे होता है। अगर यह बाहर आ जाएगा तो अमाशय की जो दीवार होती है उनको बचाने का कार्य कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इतना इसका पीएच मान 0 से 1 के बीच में होता है दोस्तों। इतना ज़्यादा तेजाब के बराबर इसका पीएच मान होता है। तो सोचिए हमारा जो अमाशय यानी पेट होता है वह क्यों नहीं इससे जलता है, उसको बचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर सी टाइलिन, ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। प्रश्न नंबर 34, तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी श्लेष्मा। इसमें श्लेष्मा, इतनी स्ट्रॉन्ग श्लेष्मा झिल्ली होती है जो HCl के प्रभाव को कम करती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 यानी कि 35, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? ये देखिए प्रश्न दोस्तों, 8 वर्ष तक। जी हाँ दोस्तों, 8 वर्ष तक केवल बच्चों में। ऑप्शन नंबर ए टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी रेनिन, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन। मैंने बताया भी था, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 35, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी रेनिन। मैंने बताया था दोस्तों बिल्कुल कि जो दूध होता है, दूध केवल बच्चों में दूध के पाचन के लिए, अगर बात की जाए कैसीन को पचाने का कार्य रेनिन करता है, लेकिन रेनिन कब केवल किस में निकलता है? केवल बच्चों में। ये डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो चुका होगा इस प्रश्न से। और वहीं अगर पूछता है कि दूध में पाचन का कार्य कौन करता है, अगर बच्चे नहीं दिए तो आप क्या बताओगे? एग्जाम में इसको आंसर मानता है पेप्सिन। जी हाँ दोस्तों, पेप्सिन। रेनिन क्योंकि 8 वर्ष के बाद तो निकलना बंद हो जाता है, और आप अगर इस उम्र में निकलोगे, दूध पियोगे, तो आपका दूध का पाचन कौन करेगा? तो पेप्सिन ही करता है। तो आपको ये याद रखना है। अब इन दोनों प्रश्नों में अंतर आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, ये रहा प्रश्न नंबर 36 आपके सामने। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत में। मुख, अमाशय यानी कि स्टमक, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता दूं, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन नंबर सी जिसका है अपना 1 नंबर ऐड कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 37, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ग्रहणी या ड्यूडोनियम, ऑप्शन नंबर बी जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी इलियम, ऑप्शन नंबर डी सीकम। जल्दी से बताइए दोस्तों, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है? अमाशय से जुड़ा होता है, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर है करीब करीब सभी का ऑप्शन नंबर ए सही है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वाला भाग स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, पेट से जुड़ा हुआ होता है, और ड्यूडेनम वाले भाग में ही अमाशय से अग्नाशय से अग्नाशयी रस और लीवर से पित्त रस आकर के मिलता है। तो ये आपको याद रखना, ड्यूडेनम वाले भाग में सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 यानी कि 38 ये रहा आपके सामने। लीवर उसी को यकृत कहते हैं या उसी को जिगर कहते हैं से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, लीवर, यकृत या जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हिपैटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। तो जिसका सही आंसर है करीब करीब सभी का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हिपैटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, लीवर जो हमारा होता है वह हिपैटोलॉजी लीवर के अध्ययन को कहते हैं। और आपको बता दो, लीवर में सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, और लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी होता है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 39 ये रहा आपके सामने, 39। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, देखिए आ ही गया प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जस्ट मैंने अभी बताया है। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी लीवर यकृत, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया लीवर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये आपको याद रखना। और ग्रंथि में कैसे आप बताओगे, इंडोग्राइन होती है या एक्सोग्राइन होती है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है या बहिस्रावी ग्रंथि होती है? तो आप क्या बताओगे, जल्दी से बताइए। एक्सोग्राइन होता है या इंडोग्राइन होता है? तो आप इस लीवर को क्या बताओगे, लीवर क्या है? जल्दी से बताना है आपको, लीवर क्या है, इंडोग्राइन है या एक्सोक्राइन है?
कमेंट करिए, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। आपके कमेंट में बताइएगा लीवर क्या है, एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 ये रहा आपके सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन लीवर यकृत से के संबंध में असत्य है? असत्य, प्रश्न को अच्छे से पूछे, लीवर में असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, पित्तरस का स्त्रावण पित्ताशय से होता है। ऑप्शन नंबर बी, लीवर से पित्तरस यानी कि वाइल जूस का स्त्रावण होता है। ऑप्शन नंबर सी, यकृत कोशिकाएं केरोटिन से विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया से ऑर्निथीन चक्र के द्वारा सूर्या का निर्माण लीवर में होता है। जल्दी से बताना है आपको कौन सा असत्य है, जल्दी से बताना है आपको, ए बी सी डी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, असत्य है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिसका सही है, जिसने लगाया है। क्योंकि देखिए, पित्त रस का स्त्रावण पित्ताशय से होता है, बिल्कुल गलत है, पित्ताशय से नहीं होता है। पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? लीवर से होता है दोस्तों, लीवर से होता है। बस पित्ताशय में केवल स्टोर होता है, लेकिन पित्त रस का निर्माण या स्त्रावण लीवर करता है। ठीक है ना, यहाँ पे बल्कि सही दिया है, लीवर से पित्त रस का स्त्रावण होता है। दूसरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। बस ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 यानी कि 41 ये रहा आपके सामने। कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कुफर कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर बी, लीवर में। ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा में। ऑप्शन नंबर डी, मुख गुहा में, मुख गुहा में। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुफर कोशिकाएं दोस्तों वह कोशिकाएं होती हैं जो भोजन में आए विषाक्त पदार्थ को, भोजन की विषैले पदार्थ को, विषैलता को, या उसमें जो पॉइजन होता है उसको कम कर देती हैं या नष्ट कर देती हैं, वो कुफर कोशिकाएं कहलाती हैं। तो वह किस में पाई जाती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर 42। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 42, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई? जी हाँ दोस्तों, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? प्रश्न नंबर 42। ऑप्शन नंबर ए, जठर रस। ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशयी रस। ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस। ऑप्शन नंबर डी, आंत्रीय रस। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी जिसका है वह अपना 1 नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। अग्नाशय रस से जब अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस मिलकर के बनता है तो जो लास्ट में वसा बचती है और वसा का 100% पाचन हो जाता है, तो संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो अग्नाशय होता है वहाँ 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एप्सिल्स पाई जाती हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जो बीटा सेल्स होती है उसमें से इंसुलिन निकलता है, और जब इंसुलिन ही अगर कम मात्रा में निकलता है तो डायबिटीज़ की बीमारी होने लगती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, जी हाँ 43 ये रहा आपके सामने। पित्त रस का संग्रहण या संचित कहाँ पर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और कई बार पेपर में आ चुका है। पित्त रस का स्त्रावण या संचित कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए, लीवर में। ऑप्शन नंबर बी, अमाशय में। ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर डी, किडनी में। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो जल्दी से, बहुत ईजी दोस्तों, बहुत ईजी प्रश्न है, क्योंकि पित्त रस की बात कर रहा है, यानी कि संचित कहाँ होगा? तो पित्ताशय भाई, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ईजी प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, पित्त रस का केवल संचय होता है पित्ताशय में दोस्तों, लेकिन अगर पित्त रस के निर्माण की बात की जाए तो पेपर में पित्ताशय दे देता है और बच्चे पित्ताशय लगा के आते हैं। तो आपको ये नोट करके याद रखना है कि पित्त रस का स्टोर तो पित्ताशय में होता है, लेकिन जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 यानी कि 44 ये रहा आपके सामने। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जठर रस में। ऑप्शन नंबर बी, पित्त रस में। ऑप्शन नंबर सी, आंत्रीय रस। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। जल्दी से आपको कमेंट करना है 44, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 का आंसर क्या होगा? बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। जी हाँ दोस्तों, बिलीरुबिन पीला रंग प्रदान करता है और बिलीवर्डिन हरा रंग को प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है यह दोनों वर्णक किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो सही आंसर है, सही आंसर है दोस्तों पित्त रस में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पित्त रस में।
अगर बिलीरुबिन की बात करें तो बिलीरुबिन प्लाज्मा में भी पाया जाता है। जी दोस्तों, हमारा रक्त का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का रंग पीला बिलीरुबिन के कारण ही होता है। और पित्तरस में बिलीवर्डिन की मात्रा अधिक होती है, इस कारण से पित्तरस का कलर भी हरा होता है, लेकिन बिलीरुबिन भी होता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं पित्तरस में, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 45। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 ये रहा आपके सामने। वसा को पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, जो वसा होता है यानी कि लिपिड होता है, उसका पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पित्तरस, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशयी रस, ऑप्शन नंबर सी जठरस, ऑप्शन नंबर डी अंतरिरस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया दोस्तों, जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? तो पित्तरस। जी हाँ दोस्तों, पित्तरस। पित्तरस वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन करता है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 45 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भ्रूणीय अवस्था में भ्रूण जो होता है, ठीक है ना, उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ? ऑप्शन नंबर ए लीवर में, ऑप्शन नंबर बी प्लीहा में, ऑप्शन नंबर ए लीवर से, ऑप्शन नंबर बी प्लीहा से, ऑप्शन नंबर डी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा दोनों से। जी हाँ दोस्तों, लीवर से और प्लीहा या स्प्लीन या इसी को तिल्ली कहते हैं, आरबीसी का भ्रूणीय अवस्था में निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों। जिसका है वह अपना 1 नंबर ऐड कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 ये रहा आपके सामने दोस्तों, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजेनेसिस चक्र। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? एक जैसे हैं और कई बार एक पेपर में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर ए है 1 नंबर ऐड कर लीजिए। ग्लाइकोजेनेसिस। जी हाँ दोस्तों, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है प्रक्रिया ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 48 यानी कि 48। जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च या मंड, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी काइटिन। जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर क्या आएगा? तो करीब करीब सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। जो जीव जंतु होते हैं उनका संचित फूड ग्लाइकोजन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्लाइकोजन कहलाता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 49 यानी कि 49। ये रहा आपके सामने, यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं। जी हाँ दोस्तों, भक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं, वे हैं ऑप्शन नंबर ए प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी कुफर कोशिका, ऑप्शन नंबर सी हैंसेन कोशिका, ऑप्शन नंबर डी डायटर कोशिका। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? तो करीब यह ऑप्शन नंबर बी, जिसका अपना 1 नंबर ऐड कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कुफर कोशिका। कुफर कोशिकाएं होती हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न नंबर 50। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहलाती है ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड, ऑप्शन नंबर बी सबलिंगुअल, ऑप्शन नंबर सी सब मैक्सिलरी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। ये तीनों लार के प्रकार हैं दोस्तों। लार में जो ग्रंथि होती है 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, ये तीनों हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 का जल्दी से। तो मैं आपको बता दी ऑप्शन नंबर ए, जिसका है वह 1 नंबर ऐड कर लीजिए, पैरोटिड। जी हाँ दोस्तों, पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तीन होती है, मतलब पैरोटिड होती है, सबलिंगुअल होती है और सब मैक्सिलरी होती है। इन तीनों में से सबसे बड़ी होती है पैरोटिड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 51। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 ये रहा 51 आपके सामने। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए लीवर में, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर सी लार ग्रंथियों में, ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथियों में। जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो
ऑप्शन नंबर इसका बी है वह 1 नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अग्नाशय में मैंने बताया था, अग्नाशय में जो लैंगरहैज़ की दीपिकाएं होती हैं उन्हीं में अल्फा बीटा और डेल्टा जो सेल्स होती हैं वह तैरती रहती हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 ये रहा आपके सामने। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी लीवर से। जल्दी से बताइए इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है। प्रश्न नंबर 52 डाल करके आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन को जल्दी से आप शेयर कर दिया करिए अपने सारे ग्रुप्स में, और उसके बाद इसी तरह हम डेली एमसीक्यू लेकर के आते रहेंगे। अगर आप इसी तरह से मोटिवेट हमें करते रहेंगे, और अगर जब आपकी तरह से कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो फिर लाने का कोई तो सवाल ही नहीं है। तो जल्दी से जिसको ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, 52 का ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। इंसुलिन, मैं बता दूं, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण अग्नाशय ग्रंथि करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इंसुलिन ही है इसकी, जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 53। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 ये रहा आपके सामने। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी आपको बताना है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी बेंटिंग व वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी फोंटाना। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी आपको जल्दी से बताना है दोस्तों, जल्दी से बताना इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो जिसको ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, 53 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 54। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 ये रहा आपके सामने। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मुख, ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, और कई बार पेपर में आ चुका है। जल्दी से बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, छोटी आंत सबसे लंबी होती है आहार नाल में। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, यह करीब 6.5 मीटर के आसपास लंबी होती है। जी हाँ दोस्तों, 6.5 मीटर के आसपास लंबाई इसकी होती है। टोटल आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है, जिसमें से 6.5 मीटर के आसपास की लंबाई छोटी आंत की होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 55 ये रहा आपके सामने। 55 प्रश्न नंबर 55, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी हाइपोग्लाइसिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर डी हाइपोटेंशन। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी बीमारी होगी इंसुलिन हार्मोन की कमी से। सही है, करीब करीब सभी का है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होती है जब इंसुलिन कम बनने लगता है तो, ठीक है ना। और इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है तो आप बताओगे सर बीटा सेल से निकलता है। और ये बीटा सेल किस में होती है आप बताओगे अग्नाशय। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 56, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है। कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्थापित होता है। प्रश्न नंबर 56। तो प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी जिसका ऑप्शन नंबर डी है वह अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57 ये रहा आपके सामने। रसंकुरों का कार्य है। जी हाँ दोस्तों, रसंकुर जो लाइक अ फिंगर शेप यानी कि बिली कहते हैं, रसंकुरों को हम बिली कहते हैं, का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए पाचन, ऑप्शन नंबर बी अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी स्त्रावण, ऑप्शन नंबर डी खोजीकरण। जल्दी से बताइए रसंकुर को बिली के नाम से भी जाना जाता है, जो उंगलियों के शेप के स्ट्रक्चर होता है, मैंने एनिमेशन में आपको दिखाया। उसका कार्य क्या है, तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, अवशोषण का कार्य रसंकुरों के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। मैंने बताया था ऐसे ऐसे जो होती हैं उभरे हुए भाग क्या कहलाते हैं, बिली, इन्हीं को रसंकुर कहते हैं। कार्य क्या होता है, अवशोषण का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1 नंबर ऐड कर लीजिए, जिसका 20 था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 58। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 58, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर ए कुफर कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर बी
लैक्टियल कोशिकाओं या लसिका से, ऑप्शन नंबर सी लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं से, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा। तो भाई वसा को लिपिड, और लिपिड से आप याद रख सकते हैं लैक्टियल कोशिकाओं, जी हाँ लैक्टिकल कोशिकाओं या लसिका के द्वारा वसा का अवशोषण होता है, ये आपको याद रखना है। लैक्टिकल जो कोशिकाएं होती हैं वह वसा का अवशोषण करती हैं, आपको ये याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न स्टार करके आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते हैं दोस्तों वो अपनी नोट्स में आप ऐड करते चलिएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 59। जी हाँ दोस्तों प्रश्न नंबर 59 ये रहा आपके सामने। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। जी हाँ दोस्तों आपको बताना है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए जल का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर डी वसा का पाचन। जल्दी से बताना है दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको। जल्दी से बताइए बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो सही आंसर है जल का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों 59 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जल का अवशोषण। पचने के बाद केवल जो जल बचता है खाने में एक्स्ट्रा, हुआ जल का अवशोषण बड़ी आंत करती है। जी हाँ दोस्तों जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से जल को, जो पानी बचता है पानी का भी अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा कर लिया जाता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 60 यानी कि 60 ये रहा आपके सामने। मल में दुर्गंध। जी हाँ दोस्तों मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। आपको बताना है कि मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए डेंडोल व स्केटोल, ऑप्शन नंबर बी HCl के कारण, ऑप्शन नंबर सी जठरस के कारण, ऑप्शन नंबर डी रेनिन के कारण। जल्दी से बताइए दोस्तों मल में दुर्गंध किसके कारण होती है, किसकी उपस्थिति के कारण। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, डेंडोल व स्केटोल के उपस्थिति के कारण मल में से दुर्गंध आती है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 61 ये रहा आपके सामने। वर्मी फार्म अपेंडिक्स यानी कि अवशेषी अंग, अब आपने सुना होगा नाम अपेंडिक्स, बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है। आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, वर्मी फार्म इसी को अपेंडिक्स कहते हैं, जो एक अवशेषी अंग है वह बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए सीकम, ऑप्शन नंबर बी कोलेन या इसी को बृहदात कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी रेक्टम या मलाशय, ऑप्शन नंबर डी इलियम। जल्दी से बताइए दोस्तों जल्दी से। प्रश्न नंबर 61, तो 61 करीब करीब सही है, 61 का ए सीकम। जी हाँ दोस्तों सीकम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है जो अपेंडिक्स होता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 ये रहा आपके सामने। मम्स बीमारी से किस ग्रंथि में सूजन जलन व दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। मम्स बीमारी से किस ग्रंथि में सूजन जलन व दर्द होता है। ऑप्शन नंबर ए पेरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थायराइड, ऑप्शन नंबर डी पैराथायराइड। जल्दी से बताइए दोस्तों जल्दी से। प्रश्न नंबर 62 का सही आंसर है दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों पैरोटिड कान के आसपास का एक ग्रंथि होती है जिसकी बीमारी, जो मम्स की बीमारी में यह सूजन और जलन हुआ दर्द होता रहता है। आपको याद रखना है, आप नेट में गूगल सर्च कर सकते हैं मम्स बीमारी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 ये रही आपके सामने। सबसे बड़ा आंतरिक भाग है। जी हाँ दोस्तों सबसे बड़ा आंतरिक भाग है लीवर, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, जल्दी से बताइए फिर भी। तो सही आंसर है लीवर। जी हाँ दोस्तों हमारा लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 64। जी हाँ दोस्तों प्रश्न नंबर 64 ये रहा आपके सामने। सर्वाधिक पुनः रुद्र भवन, जी हाँ तो यानी कि पुनर्निर्माण आप कह सकते हैं की क्षमता पाई जाती है। जल्दी से बताना है पुनः रुद्र भवन की सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है क्षमता। ऑप्शन नंबर ए लीवर यकृत, ऑप्शन नंबर बी हार्ट, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी हड्डियों में। तो मैंने आपकी थोड़ी देर पहले ही बताया कि लीवर यानी लीवर के हम अपने 2/3, जी हाँ दोस्तों अपने लीवर का हम 2/3 भाग किसी को डोनेट कर देते हैं तो दोनों में कुछ दिन में पूरा हो जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा पुनः रुद्र भवन की क्षमता होती है किस में होती है, यकृत यानी कि हमारे लीवर में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। विषाक्त यानी कि जहरीले भोजन को अविषाक्त करने बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी HCl, ऑप्शन नंबर डी रेनिन एंजाइम। जल्दी से बताइए दोस्तों जल्दी से बताइए। विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों जल्दी से। तो जिसका ऑप्शन बी है वह सही है। जी हाँ दोस्तों लीवर अविषाक्त करने का कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66। जी हाँ दोस्तों प्रश्न नंबर 66 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। जी हाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बड़ी आंत का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए
सीकम ऑप्शन नंबर बी, कोलेन ऑप्शन नंबर सी, रेक्टम ऑप्शन नंबर डी, इलियम। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है, कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सीकम, ऑप्शन नंबर बी कोलेन, ऑप्शन नंबर सी रेक्टम, ऑप्शन नंबर डी इलियम। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। नहीं है, यहाँ पे देखिएगा नहीं है, प्रश्न दिखा है नहीं है। कौन सा भाग नहीं है, जल्दी से बताना है आपको। तो सही आंसर है डी। जी हाँ दोस्तों डी। मैं आपको बता दूं सीकम वाला भाग भी बड़ी आंत का भाग माना जाता है, जिसमें अभी आपने पढ़ा अपेंडिक्स को। दूसरा कोलेन, जी हाँ दोस्तों कोलेन वाला भाग भी होता है, ठीक है ना। और तीसरा रेक्टम। कोलेन वाला भाग सबसे बड़ा भाग कहलाता है बड़ी आंत का दोस्तों। वहीं अगर रेक्टम की बात करें तो यह रेक्टम यानी कि मलाशय वाला भाग होता है। तो यहाँ से आज आपके MCQ 65 कंप्लीट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमने 66 क्वेश्चन देखे इस टॉपिक के पाचन के। मतलब कि हमने इसके पहले देख लिया ब्लड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ब्लड से हमने 80+ MCQ देखे। उसके बाद ब्लड के बाद हमने हार्ट को देखा, वहाँ हमने 55+ क्वेश्चन देखे। देन उसके बाद तीसरा हमारा विटामिन था, विटामिन में हमने प्रश्न देखे 65+। देन उसके बाद विटामिन के बाद हमने आईज के देखे, जी हाँ दोस्तों आँख के देखे, वहाँ भी हमने 55+ प्रश्न देखे। और ये आज हमारा 5वां पार्ट है दोस्तों। आज हम देखें पाचन के बारे में। किसके बारे में, पाचन के बारे में। और आज फिर हम 65+ प्रश्न हमने देखे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न जो अभी तक हम 4-5 दिनों से कर रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न साइंस में नहीं आते। मैं आपको बता दूं इतने टफ प्रश्न मैं उठा रहा हूं कि इससे ज़्यादा टफ प्रश्न हो ही नहीं सकते। मतलब कि जो भी एग्जामिनर जहां तक सोच सकता है दोस्तों, वहां तक सोच करके ये प्रश्न उठाए गए हैं। इससे ज़्यादा डीप प्रश्न कभी एग्ज़ाम में ना आए हैं, ना अभी आने वाले हैं। तो ये आपको भरोसा एक बार A3 एकेडमी पे बनाना है। और भरोसे पे मैं आप पुराने पेपर उठा लीजिए, नेट से पेपर पुराने डाउनलोड कर लीजिए। कहीं से भी आपको पुराने पेपर अगर मिलते हैं, या आपका कोई मित्र हो या कोई रिश्तेदार हो, तो आप उनको ये प्रश्न दिखा करके, उनको शेयर करके आप पूछ सकते हो क्या इस टॉपिक के अगर प्रश्न आए हैं तो इससे बाहर के प्रश्न आएंगे। तो वो बिल्कुल आपको बताएगा कि इससे बाहर के प्रश्न आ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ, जितना एग्जामिनर पेपर बनाते समय सोच सकता है, उतने टाइप के प्रश्न यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइव चैट में बुलाया करिए, जिससे कि हमें आगे इसी तरह की क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट्स करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। और बाकी तो आप, हाँ एक बात और बताना चाहूँगा, ये MCQ जितने लोग देख रहे हैं, MCQ देखने के बाद जो हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में पाचन तंत्र वाले वीडियो जरूर देखिएगा। 5 पार्ट में बटे हुए हैं। आप उन वीडियो को अगर देख लोगे तो आप इसके 95+ क्वेश्चन आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाया गया है। तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट में घुसिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ से आप उन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। ठीक है ना। आपने हमें सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है ना। अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।